हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू मैट फॉर मोटरसाइकिल्स। सो आज जो गाड़ी हमारे पास ओनरशिप रिव्यू के लिए आई है वो है एक स्कूटर। तो अगर आप ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट होंगे या फिर आपको थोड़ा बहुत भी मोटरसाइकिल का शौक होगा तो आपको पता होगा ये स्कूटर कौन सा है। इट्स एप्रिलिया SR 150। तो इसमें जितने भी इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं ये सब कुछ हम पूछेंगे इन्हीं के ओनर से। सो आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर अनम। वेलकम टू मैट फॉर मोटरसाइकिल्स। थैंक्स। अच्छा, तो जब आपने स्कूटर ख़रीदा था तो वो कौन से पॉइंट्स थे जिनके कारण आपने इस स्कूटर को कंसिडर किया बाकी स्कूटर छोड़ के? उस टाइम पे पहली चीज़ तो मार्केट में और कोई अवेलेबल नहीं था इस टाइप का स्कूटर। इसमें पावर अच्छी थी। इसमें आप देखेंगे टायर्स बड़े हैं, 14 इंच के टायर्स हैं इसमें। अगर और नॉन गियर्स देखें तो उनमें उतनी पावर नहीं है और उनके टायर्स भी छोटे हैं, उतने एफिशिएंट नहीं है। मेरा जो पर्पज़ था मेरा था डेली कम्यूट का प्लस वीकेंड राइड्स का, तो इस वजह से मैंने इसको कंसिडर किया था। ओके, तो जब आपने इसको कंसिडर किया था तो उस टाइम पे आपने कुछ और ऐसे थे स्कूटर या मोटरसाइकिल जिनको आपने शॉर्ट लिस्ट किया हो, फिर बाद में आपने लास्ट में इसको फाइनलाइज करके फिर ये ख़रीदा था? स्टार्टिंग में था, जब तक ये स्कूटर मार्केट में नहीं आया था तो मैं होंडा डियो की तरफ इंक्लाइंड था। बट देन मैंने थोड़ा वेट किया, मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि मार्केट में ऐसा स्कूटर कोई आने वाला है। तो आफ्टर लॉन्च मैंने एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स वेट किया और उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया था। ओके, तो आपने फीडबैक वगैरह लिया था किसी से कि मार्केट में रिस्पांस कैसे हैं, ये सब चीज़ें देखी होंगी आपने? हाँ, मैंने ओनर्स जो मतलब इनिशियल ओनर्स थे जिन्होंने स्टार्टिंग में इसको परचेज़ किया था उनसे मैंने थोड़ी बात करी थी और मुझे उनसे थोड़ा पॉजिटिव रिव्यू मिला था, तो तब मैंने इसको परचेज़ किया था। तो उस टाइम पे प्रोडक्ट ये भी नया था, 4-5 महीने से ज़्यादा कुछ होती ही नहीं किसी प्रोडक्ट के लिए। तो इनिशियली जब आपने इसका ब्रेक इन पीरियड होगा और 1000 किलोमीटर होते हैं तो फर्स्ट सर्विस तक आपको इसमें कुछ ऐसा इशू आया था कि जो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल इशू कुछ? स्टार्टिंग में इसके एग्जॉस्ट से काले कलर का धुआं आ रहा था। तो और आइडल में प्रॉब्लम हो रही थी। आइडल मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से ठीक से आइडल दे नहीं रहा था। तो मैंने कंपनी में दिखाया था, कंपनी में उन्होंने चेक किया था तो इसमें स्टार्टिंग में टैपिट का इशू आया था। तो तभी उन्होंने इनिशियली जो स्टार्टिंग पीरियड था तभी उन्होंने उसको सॉर्ट कर दिया था। ओके, तो मतलब ये एक इशू आया था इसमें। अच्छा, तो ये तो आपने बताया कि फ़र्स्ट सर्विस तक जो भी इशू आया था ना, लेकिन अब आपने जैसे इसको 30,000 किलोमीटर चला लिया है तो इसमें भी ऐसा कुछ इशू आया, मतलब कि जो कंज्यूमेबल्स में नहीं है? एक तो ये है कि आपने इतना किलोमीटर चला लिया तो वेयर एंड टेयर होता है कंपोनेंट्स का, टायर्स का। इसके अलावा कोई इशू आया हो, मतलब कि एक फ्लॉ पता चलता है ना गाड़ी में कि कुछ इशू है इसमें, इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम है इसमें भी? जब मैं इसको स्टीप स्लोप्स पे लेके जाता हूँ तो अभी कुछ वक्त पहले थोड़ा लैग कर रहा था, मतलब चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने कंपनी में उसको रिपोर्ट किया, जो एजेंसी है वर्कशॉप में मैंने उसको रिपोर्ट किया। तो उन्होंने चेक करके उसका चेकअप किया और चेकअप के बाद उन्होंने बताया कि इसमें क्लच रोलर्स की अब कमी आ गई है तो वो रिप्लेस करवाने होंगे। तो एक वो चीज़ थी जो अभी तक मेरे को सामने आई है। अच्छा, तो इसमें फ्री सर्विसेज कितनी आती हैं इसकी, मतलब जैसे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं कंपनी वाले, और सर्विस इंटरवल कितना है? फ्री सर्विस इसमें 5 फ्री सर्विस मिली थी जो ऑल्टरनेट पीरियड्स पे थी। जो उसमें ऐसे होता है कि फ़र्स्ट सर्विस फ्री होने के बाद सेकंड सर्विस का पे करना पड़ता है, तो वो भी पेड अराउंड 300 रुपीज़ के आसपास पे करना पड़ता है। और जब तक वो फ्री सर्विस रहती है, 5 फ्री सर्विस, तब तक 300 चार्जेस रहते हैं आपके ऑल्टरनेट सर्विस पे। एक बार फ्री सर्विस का पीरियड कंप्लीट हो जाता है देन आपका जो लेबर चार्जेस है वो 500 to 550 रुपीज़ समथिंग हो जाता है। अच्छा, तो इसमें 5 फ्री सर्विस ऑल्टरनेट मिलती हैं। और सर्विस इंटरवल कितना रहता है इसमें? इसमें 2500 से 3000 किलोमीटर का हमारा सर्विस इंटरवल रहता है और ये 3 मंथ्स के 3 महीने के डिफरेंस में होता है। अच्छा, तो ये तो आपने बता दिया कि फ्री सर्विस है, इसका इंटरवल कितना है। सर्विस की क्वालिटी कैसी है, मतलब कि ये ओनरशिप लेते हैं किसी चीज़ की, अगर आपने उसको कोई प्रॉब्लम बताई तो रिजॉल्व करते हैं, या फिर स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं है?
जो उसके डीलरशिप है उस पर? ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अभी तक ऐसा हुआ है कि जब भी मैं सर्विस करवाने गया हूँ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं एकदम से सेटिस्फाई हो गया हूँ। 1 या 2 बार मुझे हमेशा हर सर्विस पे एजेंसी जाना ही पड़ता था, वर्कशॉप जाना पड़ता था। और सेल्स पार्ट्स की हम बात करें तो कभी भी इनके यहाँ मतलब बहुत रेयर होता है कि अवेलेबल हो, छोटा मोटा पार्ट हो जाता है, बट अगर कोई बड़ा पार्ट है या वैसे कुछ है तो उनको पहले से ऑर्डर देना पड़ता है, तब जाके वो हमारे पास पार्ट आ पाता है। मतलब रेडिली अवेलेबल कुछ भी नहीं है ना? तो अगर किसी का कुछ मोटरसाइकिल स्कूटर डैमेज हो गया, इंश्योरेंस का काम है, वो तो काफ़ी सारा टाइम लगाता होगा फिर। हाँ, एक्चुअली मेरा रिसेंटली सामने का जो पैनल था वो एक्सीडेंटल हुआ था, तो फॉर इंश्योरेंस अराउंड 3 to 4 मंथ्स मेरा स्कूटर एजेंसी में ही खड़ा रहा था वर्कशॉप में, तब जाके मेरा मतलब वो क्लेम हुआ था और पार्ट्स वगैरह आए थे। पहले तो क्लेम होने में टाइम लगा, देन क्लेम होने के बाद भी पार्ट्स आने में टाइम लगा था काफ़ी ज़्यादा। तो मतलब आप कह रहे हो कि इसकी आफ्टर सेल सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है? हाँ, आफ्टर सेल्स सर्विस जो देहरादून की एजेंसी है उनकी कोई इतनी ख़ास नहीं है। उनके बहुत ज़्यादा पीछे पड़ना पड़ता है, पार्ट्स के लिए बोलना पड़ता है बार बार, तब जाके उनका कुछ रिस्पॉन्स आता है। और मतलब पार्ट्स भी अवेलेबल है ही नहीं उतने अच्छे तरीके से जैसे एक एजेंसी में होने चाहिए वर्कशॉप में, मतलब बहुत जल्दी अवेलेबल होने चाहिए। तो आपने कोई दूसरी एजेंसी में कभी ट्राई नहीं किया कि जैसे एक एजेंसी में आपको तो कुछ आपके रेजोल्यूशन मिल नहीं रहा है किसी चीज़ का, या पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपने कभी दूसरी एजेंसी में जाके ट्राई किया कि वहाँ पे क्या स्टेटस है, किस टाइप की सर्विस दे रहे हैं वो लोग? देहरादून में तो इन एंड अराउंड देहरादून सिर्फ एक ही एजेंसी है हमारे पास, एक ही वर्कशॉप है। उसके अलावा तो मैं और कहीं गया भी नहीं हूँ, तो इस वजह से मैंने कहीं और ट्राई भी नहीं किया। और दूसरी सिटीज़ आसपास तो मुझे मालूम भी नहीं है और कोई अवेलेबल है या नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, इसमें वारंटी कितनी मिलती है? इसमें वारंटी 2 इयर्स की वारंटी थी और 24,000 किलोमीटर्स इसमें वारंटी पीरियड दिया हुआ था, प्लस उसमें आपके 2 इयर्स के वारंटी आप एक्सटेंड करवा सकते थे। ओके, अच्छा, एक्सटेंडेड वारंटी भी ऐड का था प्रोविज़न? हाँ, प्रोविज़न था जो कि मैंने लिया नहीं था। ओके, क्योंकि सर्विस भी अच्छी नहीं तो फ़ायदा नहीं है वहाँ से ना। अच्छा, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसके ना आपका यूज़ क्या है? वैसे तो प्राइमरीली लोग स्कूटर को कम्यूट के लिए यूज़ करते हैं, सिटी रन अबाउट्स ही होते हैं इसमें। आपका क्या यूजेस है? मतलब कि स्कूटर थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड तो है, ये एक ऑर्डिनरी स्कूटर है नहीं, तो आप किस चीज़ के लिए यूज़ करते हो? मतलब आप इसको कभी वीकेंड राइड्स, वैसे आपने बोला है कि आप वीकेंड राइड्स वगैरह को भी कंसिडर किया था लेते हैं, तो आप वीकेंड राइड्स पे ले जाते हो, या फिर आपने किस पे लॉन्ग ट्रिप की हो? क्योंकि मैंने देखा है इंटरनेट पे कि कुछ लोग करते हैं इससे लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग भी। वैसे तो मेरा जो नॉर्मल यूज़ है वो डेली कम्यूट का ही है, वीकडेज़ पे नॉर्मल कम्यूट करता हूँ और वीकेंड राइड्स कभी कभार हो जाती हैं, तो वीकेंड राइड्स के लिए। लॉन्ग राइड्स का ऐसे है कि अराउंड 200 to 250 किलोमीटर्स की राइड करी है, बट वो ज़्यादा नहीं है। लॉन्ग राइड्स के लिए ठीक है, मतलब अच्छा है स्कूटर। अगर आप डायरेक्ट फ्लैट आउट रखें तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, जो कॉन्फिडेंस बाकी नॉन गियर्स में मिसिंग है, मेरे को ऐसा लगता है। तो बट एक जो अनकम्फर्टेबल है वो इसकी जो सीट है, वो सीट इसकी बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है, तो इस वजह से लॉन्ग ट्रिप के लिए अगर आपको मतलब इसको कंसिडर कर रहे हैं तो आपको मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे थोड़े से। बाकी इसका सस्पेंशन अर्बन सेटिंग के हिसाब से अच्छा है, जैसे मैं डेली कम्यूट करता हूँ तो मेरे को चलाने में कॉन्फिडेंस रहता है। इफ़ आई गो फ्लैट आउट, मैं मतलब फुल थ्रॉटल देता हूँ तो ऐसा है कि मेरे को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ, और लॉन्ग राइड्स पे भी वो थोड़ा कन्वीनियंट होता है। ओके, तो जब आप बता रहे हो इसको कि आपने कभी वीकेंड राइड्स पे भी यूज़ किया ऐसे, और आप लॉन्ग डिस्टेंस भी आपने की है इस पे, तो लॉन्ग डिस्टेंस के टाइम पे तो आप मोस्टली लोग स्पीड पे ही चलाते हैं, तो इसकी कौन सी स्पीड है कि जिसमें क्रूज़ अच्छे से करता है? या आपको कभी एक लगता है ना कि स्कूटर स्ट्रेस्ड आउट बहुत जल्दी हो जाते हैं, जो 110 सीसी या बाकी जो स्कूटर्स आते हैं, वो आपने देखा होगा 60-70 के बाद ना उनका इंजन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड लगता है, तो आपको अंदर से ही मन नहीं करेगा इतने लॉन्ग डिस्टेंस से पे कि आप इतना पिन रखो थ्रॉटल ना। इस पे आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये जैसे इसके 150 सीसी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, तो इसकी वो वाली स्पीड अच्छी है कि 70-80 या फिर 90 के टाइम पे ये अच्छा सा क्रूज़ करता है बाकी स्कूटर्स से? हाँ, जब हम मतलब क्रूज़ करते हैं तो अराउंड 70 और 80 के बीच में जब एक बार आप अपना थ्रॉटल लॉक कर देते हो तो उस टाइम पे ये बहुत एक स्मूथ फेज़ में चला जाता है और बहुत मतलब बहुत इजीली क्रूज़ करता है। आपको फील भी नहीं होता है कि आपको थ्रॉटल देना है या कम करना है, और बहुत इजीली क्रूज़ करता है, और उस टाइम पे मतलब अच्छा फील होता है कि हाँ हम एक अच्छी स्पीड पे क्रूज़ कर रहे हैं। ओके, मतलब ये थोड़ा है हाई स्पीड से फ्रेंडली है ये स्कूटर, है ना? अच्छा, मैंने एक चीज़ और सुनी है कि जिन लोगों ने भी ये स्कूटर चलाया है ना, तो इसकी कंपनी क्लेम जो टॉप स्पीड थी वो 95 थी।
पर मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखे हैं और मैंने बाकी जिन लोगों से भी बात करी है वो कहते हैं ये 120 भी चले जाते हैं। तो ऐसा इसमें कितनी सच्चाई है, ये आपको क्या लगता है कि ये स्पीड एरर है या फिर ये सही में जाता है? आपने कभी दूसरी मोटरसाइकिल्स के साथ चलाया होगा तो कितना मैच कर लेता है बाकी गाड़ियों को, और ये सही में जाता है इतनी स्पीड में, या फिर ये कोई लगता है कि एरर है मीटर में? अगर हम इसके मीटर के हिसाब से देखें तो ये 120 पूरा क्लॉक करता है। हाँ। बट अगर आप साइमल्टेनियसली किसी दूसरी बाइक पे या दूसरे स्कूटर पे इसको साथ लेकर चलेंगे तो वहीं पे ही थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। Okay. तो समवॉट कहीं ना कहीं ये स्पीड एरर है, थोड़ा सा मतलब मीटर में एरर है। दूसरे व्हीकल में अगर आप सेम स्पीड में चलेंगे तो वहीं पर इसका जो स्पीड होगा वो 110 105 के आसपास होगा, जो इसके मीटर में 120 दिखा रहा होता है। ओके, तो मतलब जो इसकी क्लेम्ड स्पीड है वो तो ये अचीव कर ही लेता है, लेकिन जो थोड़ा सा इसमें अब ज़ीरो एरर भी है इसमें। हाँ, है ना? बिल्कुल है। ओके, तो अब ये भी पूछ लिया मैंने आपसे कि स्पीड में कितना चलता है, कैसे चलता है आपका, जो इसका नेचर है राइडिंग का वो कैसा है? मतलब आप इसको हमेशा, कुछ लोग होते हैं कि बहुत रफ चलाते हैं या कुछ लोग हमेशा थ्रॉटल पिन करके रखते हैं, आपका कैसा है? वेरिएबल रहता है आपका नेचर राइडिंग में या फिर? एक्चुअली डिपेंड करता है कि मेरा पर्पज़ क्या है और मैं किस लिए, मतलब किस चीज़ के लिए निकला हूँ। सपोज़ अगर मैं कम्यूट कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ मैं अपना थ्रॉटल बहुत इकोनॉमिकल वे में यूज़ करूँ और उसको जहाँ तक है कांस्टेंट ही रखूँ ताकि मेरा एवरेज में भी थोड़ा मेरे को हेल्प मिले। बाकी अगर कहीं लंबी राइड पे जा रहे हैं, सपोज़ किसी हाई टेरेन पे जा रहे हैं, तो देन उसको थोड़ा पुश करता हूँ मैं, वरना तो मेरा एवरेज ही रहता है जो मेरा मतलब nature आप रहता है। नॉर्मली चलाते हो। अच्छा, तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परफॉर्मेंस की भी बात हो गई, सब कुछ प्राइस हमने सब कुछ पूछ ही लिया है, माइलेज कितना देता है ये? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई कम्यूट करता है तो वो एक चीज़ माइंड में ये भी रखता है कि भाई जो भी उसको स्कूटर लेना है तो लोग प्रेफर करते हैं कि थोड़ा माइलेज भी अच्छा हो मोस्टली। इसका कितना माइलेज दे रहा है, और जब आप ने इसको चलाया तो जितना इसका क्लेम्ड माइलेज था उतना दे रहा है ये, या उससे कम है या ज़्यादा है? जितना मैंने अभी तक देखा है और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, इवन आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद भी, तो इसका एवरेज 35 से हार्डली ही ऊपर जाता होगा। मेरे को कभी कभी ये होता है कि नहीं, मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ कम्यूट के लिए जब इतना कम इसका एवरेज है। बट देन ये है कि मेरा जो एक वीकेंड राइड्स का पर्पज़ है वो ये सॉल्व करता है, तो इस वजह से मेरे लिए फिर वो एवरेज उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो एवरेज अगर कंपेरेबल टू डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स जैसे एंटोक वगैरह है, हाँ थोड़ा कम है, बट उसके अलावा साइड बाय साइड इसके थोड़े से प्रोज हैं जो एंटोक से ज़्यादा मेरे को लगते हैं या दूसरे किसी नॉन गियर से ज़्यादा लगते हैं, तो इस वजह से मैं इसको प्रेफर करता हूँ। अच्छा, तो मतलब यू आर सेटिस्फाइड कि एवरेज इतना है लेकिन आपको बाकी चीज़ें भी मिल रही हैं एडिशनली ना? या एग्जैक्टली। ओके, तो अब मैं आपसे पॉइंट्स में अगर जानना चाहूँ कि इसमें प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं? प्रोज़ की हम बात करें तो जैसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर है तो परफॉर्मेंस वाइज अच्छा है। हाई टेरेन, हिली टेरेन पे हम जाएं तो मतलब अच्छा रिस्पांस देता है। और अगर अभी आप देखें तो इंडियन मार्केट में इतना स्पोर्टी लुक वाला स्कूटर है नहीं और काफ़ी एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, प्रीमियम प्रोडक्ट है, हर कोई लेता नहीं है, तो स्टैंड आउट करता है एक तरीके से। ओके, अच्छा, तो अब थोड़ा कॉन्स के बारे में बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स भी होंगी इसमें कुछ ना स्कूटर में। हाँ, इसमें जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लगती है वो ये है कि इसका जो हेडलैम्प है वो काफ़ी डिम है, उसी की वजह से मैंने एक ऑक्सिलरी लाइट इंस्टॉल करी है। दूसरा, हम जैसे ऑन रोड तो इसका सस्पेंशन अच्छा काम करता है, जैसे ही हम थोड़ा सा भी ऑफ रोड जाते हैं तो बहुत स्टिफनेस फील होती है और मतलब राइड क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो जाती है। उसके बाद इसकी जो सीट है, सीट भी मतलब इतनी कोई ख़ास नहीं है, वो भी थोड़ी स्टिफी है। और जो इसका एवरेज है, वैसे हम अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए, बट स्टिल कुछ लोगों को 35 का एवरेज कम ही लगेगा। ओके, तो ये सारे कॉन्स हो गए। तो अब जैसे प्रोज एंड जितने भी इसके कॉन्स थे उसके बारे में हमने बात कर ली है, तो ये अब तो जैसे स्कूटर का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है, आपने उस टाइम 80,000 का लिया था, अब ये देहरादून में ऑलमोस्ट 140 पड़ रहा है ऑन रोड, है ना? इस स्लॉट में मोटरसाइकिल्स भी काफ़ी सारी अच्छी हैं 140 के प्राइस में। 150 सीसी हो गई, 160 हो गई, या फिर आप कहोगे कि 200 सीसी की भी काफ़ी सारी परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल्स हैं। तो ये कौन से स्लॉट में सही बैठता है और कौन सी ऑडियंस है ऐसी जिसको इस स्कूटर पे जाना चाहिए? क्योंकि अब प्राइस वगैरह सब कुछ देख के आपका क्या सजेशन रहेगा? मेरे को ऐसा लगता है जब मैंने लिया था तब इसका प्राइस काफ़ी कम था
और मेरे पास उस टाइम पे बाइक्स के उतने ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं। अगर अब मैं किसी बंदे को मतलब कहूँगा कि आप प्रेफर करो इसको लेना, तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस प्राइस टैग में आपको एक अच्छी नई मोटर बाइक मिल जाएगी, मोटरसाइकिल मिल जाएगी। और अगर किसी को ये है कि मेरे को स्कूटर ही लेना है तो उसके लिए ठीक है, बट अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है और वो ऐसा है कि फ़र्स्ट टाइम इस चीज़ पे आना चाह रहा है, तो मैं कहूँगा कि आप बाइक की तरफ को जाएं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो मतलब ये स्कूटर उनके लिए सही है कि मतलब जिनको स्कूटर ही लेना है, या किसी के पास सपोज़ मोटरसाइकिल है, कुछ कम्यूटर के लिए देख रहा है वो कोई एक ऐसा कन्वीनियंस, तो उसको एक परफॉर्मेंस और थोड़ा मोटरसाइकिल वाले डायनामिक्स मिल जाएंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो जैसे आपने बताया इसकी हेडलाइट डिम है और आपने इसमें एक्सेसरीज़ में इसकी ये ऑक्सिलरी लाइट इंस्टॉल की है, तो इसके अलावा भी कोई ऐसी एक्सेसरीज़ हैं जो आपने डीलरशिप से ही फिट कराई होगी, या फिर आफ्टर मार्केट आपने कुछ इसमें एक्सेसरीज डाली हुई हैं? डीलरशिप से जब परचेज़ कर रहे थे तभी उन्होंने 3 एसेसरीज़ के ऑप्शन दिए थे। एक इसका फुट मैट था, एक फुट रेस्ट था और एक चार्जर था। तो फुट मैट और फुट रेस्ट मैंने लगवाया था। उस टाइम पे उनका जो चार्जर होता है वो अवेलेबल नहीं था, तो सिर्फ 2 ही एसेसरीज़ इस टाइम से लगी हुई हैं और उसके अलावा पूरा बोन स्टॉक है। ओके, तो मतलब ऑलमोस्ट स्टॉक ही है स्कूटर, है ना? आफ्टर मार्केट आपने कुछ भी नहीं लगाया। सो दिस वॉज मिस्टर अनम्स एक्सपीरियंस विद द एप्रिलिया SR 150। तो इसमें जितने भी प्रोज थे, कॉन्स थे, जितने भी इश्यूज़ अभी तक आए थे, वो सब कुछ इन्होंने शेयर किए हमसे। एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय एन एप्रिलिया 160। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसमें ABS आता है, फ्यूल इंजेक्टेड मोटर है और BS6 कंप्लाइंट इंजन है। बॉडी पैनल्स उसके सिमिलर ही हैं। तो ये वीडियो से आप एक रेफरेंस ले सकते हैं कि आपको किस टाइप का ओनरशिप एक्सपीरियंस मिलेगा एप्रिलिया SR 160 से। तो आई होप ये आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इसमें कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको अभी भी कोई डाउट है। और अगर आप इसी के ओनर से पूछना चाहते हैं बाकी कोई क्वेरी, तो आप इनकी इंस्टाग्राम में इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी आईडी भी स्क्रीन पे आ रही होगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, इज़ एब्सोल्युटली फ्री एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, पीस आउट।